आ गया आ गया, मैं पढ़ाने आ गया। तो चलिए बच्चों, जहाँ तक हम लोग फिजिक्स पढ़े थे उसके आगे आज स्टार्ट करते हैं। तो क्या क्या पढ़ना है वो टॉपिक लिखा हुआ है। आज हम लोग पीडीएफ के सहारे पढ़ेंगे क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। तो थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग कोशिश करेंगे कि सारा चीज़ कवर करें, क्योंकि एग्ज़ाम आ ही रहा है। आप लोग ऐसे भी अंदर से आप लोग को डर लग रहा होगा। चलिए डर को ख़त्म करते हैं। आइए पढ़ना है बाबू हम लोग को लेंस का फोकस, आवर्धन क्षमता और क्या बाबू, लेंस का क्षमता। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे लेंस का फोकस। क्या पढ़ेंगे बाबू? लेंस का फोकस। अब लेंस का फोकस क्या होता है, चलिए हम आपको समझाते हैं कि लेंस का फोकस क्या होता है। देखिए बाबू, आपको याद होगा लेंस ये है, लेंस ऐसे होता है। लेंस में एगो मुख्य अक्ष होता है। कौन अक्ष बाबू? मुख्य अक्ष। लेंस में कौन अक्ष होता है? मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष का वह बिंदु, मुख्य अक्ष का वह बिंदु जहां अनंत पर रखे, किस पर? अनंत पर रखे वस्तु का क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। तो देखो ये अनंत पर वस्तु है, यहाँ से किरण निकलेगा, ऐसे लेंस से टकराएगा और टकरा कर जिस बिंदुआ पर मिलेगा ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? फोकस कहते हैं। सिंपल सा चीज है। मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जिस पर अनंत पर रखे वस्तु का क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। देख लो डेफिनेशन वही है। मुख्य अक्ष पर उपस्थित वह बिंदु जिस पर अनंत पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, उसे लेंस का फोकस कहते हैं। सिंपल। चलिए अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं, आवर्धन क्षमता। क्या पढ़ते हैं बाबू? आवर्धन क्षमता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आवर्धन क्षमता की तरफ। चलिए बाबू, आवर्धन क्षमता हम लोग पढ़ते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है, देखते हैं बाबू। ठीक है, देखिए सिंपल सा चीज है बाबू। देखिए आवर्धन क्षमता, हम डिफिनीशन ही लिख देते हैं, वही फॉर्मूला है। देखिए बाबू, आवर्धन क्षमता, कौन क्षमता बाबू? आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता कौन क्षमता? आवर्धन क्षमता बराबर होता है प्रतिबिंब का ऊंचाई बटा वस्तु का ऊंचाई। प्रतिबिंब का ऊंचाई बटा वस्तु का ऊंचाई। देख लीजिए यही डेफिनेशन है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। सिंपल। हाँ, इसका फॉर्मूला होता है, थोड़ा ध्यान से बाबू। आवर्धन क्षमता को दिखाते किससे हैं? एम से। एम बराबर ऊंचाई को किससे दिखाते हैं? एच से। किसकी ऊंचाई? प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब का इंग्लिश क्या होता है? इमेज। इमेज को किससे दिखाएंगे? आई से। अब बटा ये भी तो ऊंचाई है, ऊंचाई को किससे दिखाएंगे? एच से। किसकी ऊंचाई? वस्तु की ऊंचाई। एच आई बाई एच ओ बराबर फॉर्मूला होता है माइनस वी बाई यू। माइनस वी बाई यू। एक और फॉर्मूला होता है बाबू, एम बराबर एच आई बाई एच ओ बराबर प्लस वी बाई यू। अब तुम लोग देख कर ये चकरा गया होगा कि अरे सर ये को माइनस में लिख दिए, को प्लस में लिखिए, ऐसा काहे हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ कि बाबू, क्योंकि ये फॉर्मूला है दर्पण के लिए। किसके लिए बाबू? दर्पण के लिए। और ये फॉर्मूला है लेंस के लिए। तो देख बाबू, दर्पण का आवर्धन क्षमता माइनस में होता है और लेंस का आवर्धन क्षमता प्लस में होता है। क्लियर है बाबू? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। फॉर्मूला क्या है? एम बराबर एच आई बाई एच ओ बराबर माइनस वी बाई यू। किसके लिए? दर्पण के लिए। एम बराबर एच आई बाई एच ओ बराबर प्लस वी बाई यू। किसके लिए? लेंस के लिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं बाबू। अब तीसरा पढ़ना है बाबू, लेंस की शक्ति। लेंस की शक्ति। लेंस की बाबू क्या पढ़ना है? शक्ति पढ़ना है। लेंस की शक्ति पढ़ना है। तो चलिए बाबू शक्ति की तरफ चलते हैं, लेंस की शक्ति की तरफ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। लेंस की शक्ति, लेंस की शक्ति। ठीक है बाबू,
ध्यान से यहाँ देखेंगे हम लोग कि लेंस की शक्ति क्या होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। लेंस की शक्ति मतलब लेंस का क्षमता। लेंस की शक्ति मतलब लेंस का क्या, क्षमता। तो चलिए सिंपल से इसका फॉर्मूला लिखते हैं, वो है डिफिनीशन है, फॉर्मूला लिख देते हैं। लेंस का क्षमता, लेंस का क्षमता लिखो या शक्ति लिखो। लेंस का क्षमता बराबर फोकस दूरी का क्या है बाबू, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब उल्टा। लेंस का क्षमता बराबर 1 क्या होता है, फोकस दूरी। 1 क्या होता है बाबू, फोकस दूरी। लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है, 1 फोकस दूरी। लिख दिए। ये फोकस दूरी नीचवा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब उल्टा। अब उल्टा होइले 1 में जो चीज होता है वो क्या होता है, उल्टा ही होता है। तो देखो बाबू, लेंस की क्षमता बराबर 1 फोकस दूरी। इसका फार्मूला, फार्मूला बाबू 2 को होता है। देखो लेंस की क्षमता का फार्मूला, लेंस की क्षमता को किससे दिखाते हैं, P से। P बराबर 1 फोकस दूरी को किससे दिखाते हैं, F से। अब ये F मीटर में होगा तो फार्मूला होगा P बराबर 1/F। अगर ये F सेंटीमीटर में आ गया, किस में आ गया बाबू, सेंटीमीटर में, तो ये होगा 100/F किस में, सेंटीमीटर में। 100/F किस में, सेंटीमीटर में। कोई दिक्कत। 1 फोकस दूरी, 1 फोकस दूरी को किससे दिखाते हैं, F से। मीटर में होगा तो 1/F, सेंटीमीटर में होगा तो 100/F। अब रहा बात बाबू इस ठंडी लग गया है बाबू, ध्यान से, कोरोना है थोड़ा बच कर। देखो बाबू ये अब लेंस की शक्ति है, इसका मात्रक होता है। तो देखो मात्रक, ऊपर 1 है और नीचे क्या है, मीटर है। तो 1/मीटर, मीटर का पावर 1 है, ऊपर जाकर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो बाबू लेंस की क्षमता का मात्रक मीटर का पावर -1, और इसी का एक और नाम होता है डायऑप्टर। क्या नाम होता है बाबू, डायऑप्टर। जिसको किससे दिखाते हैं, D से दिखाते हैं। जिसको किससे दिखाते हैं, D से दिखाते हैं। कोई दिक्कत। तो चलिए बाबू, ये जो लेंस की शक्ति है, क्षमता है, ईगो लेंस का है, जो क्या होता है 1/F मीटर में, 100/F सेंटीमीटर में। लेकिन अब कह रहा है 2 या 2 से अधिक लेंसों के संयोजन का फोकस दूरी और क्षमता। चलिए हम मान लेते हैं कि एगो लेंस नहीं है, अब 2-2 3-3 गो लेंस है। ये पहिलका लेंस, ये दूसरका लेंस, ये तीसरका लेंस, और भी हो सकता है चौथा लेंस, 5वां लेंस, 6वां लेंस। देखो ये सब लेंस एक में जोड़ियाया हुआ है। एक में क्या हुआ है बाबू, सारा लेंस आपस में जोड़ियाया हुआ है। तो जोड़ियाया हुआ है तो इसका फोकस दूरी और लेंस का क्षमता क्या होगा, ये हम लोग देखते हैं। ठीक है बाबू, देखो ये देखो, इसका फोकस दूरी होगा 1/F बराबर 1/F बराबर 1 मान लो पहिलका का फोकस है F1, दूसरका का क्या है F2, तीसरका का क्या है F3। तो बोल बाबू पहिलका के लिए 1/F1, 1/F2 और 1 क्या F3। और भी आगे हो सकता है बाबू। ठीक है बाबू, तो देखो 3 गो लेंस है तो फटाफट लिख दो एकदम 1/F1, 1/F2, 1/F3, हो गया काम खत्म। 1/F1 + 1/F2 + 1/F3, 4 को होगा तो 1/F4। कोई दिक्कत है। अब बताओ ये 1/F है, 1/F के जगह क्या लिखते हैं P। तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, P लिखेंगे। P बराबर 1/F1, तो अभी भी तो 1/F है, 1/F के जगह P होता है तो 1/F1 के जगह क्या होगा P1, 1/F2 के जगह क्या होगा P2, 1/F3 के जगह क्या होगा P3, आगे डॉट डॉट डॉट। कोई दिक्कत। तो सिंपल है बाबू, फोकस दूरी के उल्टा मतलब व्युत्क्रम को लेंस का क्षमता या शक्ति कहते हैं। 1/F फार्मूला होता है। लेकिन जब 2 या 2 से अधिक लेंस हो तो सारा फोकसवा को बट्टा में जोड़ देंगे और सारा पावरवा को डायरेक्ट जोड़ देंगे। कोई दिक्कत, बात समझ में आया। आगे बढ़ते हैं बाबू। चलिए, तो ये 3 टॉपिक हम लोग पढ़े, लेंस की फोकस दूरी, लेंस का आवर्धन क्षमता और लेंस का क्षमता। तो तीनों कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं बाबू। चलिए अब बाबू हमें पढ़ना है क्या,
क्रांतिक कोण। कौन कोण? क्रांतिक कोण। तो चलिए क्रांतिक कोण के लिए कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेगी। क्या समझनी पड़ेगी? देखिए सबसे पहले आप समझिए क्रांतिक कोण के लिए सघन और विरल। क्या बाबू? सघन और विरल। सघन और क्या? विरल। सघन मतलब होता है अधिक घना और विरल मतलब होता है कम घना। सघन मतलब क्या होता है? अधिक घना और विरल मतलब क्या होता है? कम घना। क्लियर है? कम घना अधिक घना समझ ही रहे हो? बात नहीं समझ रहे हो? समझा देते हैं। अभी देखो मान लो हवा और ये क्या है? पानी। तुम्हारे चारों तरफ क्या है? हवा है। तुमको बोल दिया जाए दौड़ो तो तुम सड़क पर एकदम दौड़ने चल जाएगा एकदम, क्योंकि हवा तुमको रोक नहीं रहा है, क्योंकि वो कम घना है। लेकिन दौड़ते हो तो देखना हवा तुम्हारे शरीर को धकियाता है। तो तेज हवा हो तो धकियाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास घनत्व है, वो घना है लेकिन कम घना है। और तुमको कह दिया जाए नदी में दौड़ो तो दौड़ेगा? जितना तेज सड़क पर दौड़ेगा उतना तेज नदी में थोड़ी दौड़ पाएगा, संभव नहीं है, दौड़बे नहीं करेगा। तो सीधा समझ लो जो ज़्यादा घना है वो क्या है? सघन, जो कम घना है वो विरल। बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? मान लो तुम्हारे क्लास में एगो पतारका लड़का है, पतारका है। मान लो क्लास में क्या है? पतारका है। पतारका बोल रहे हैं, पतरकी मत समझ लेना, पागल बने हुए कार्य पतरकी तुम लोग यह समझने लगता है, बकलोल कहीं का। देख इधर पतारका। क्या बाबू? पतारका लड़का है। आ एगो है मोटका, एकदम खा पी कर मोटैले है। तो बताओ अब तुम दौड़ले दौड़ले जा रहा है, पतारका से टकराएगा तो कुछ होगा? पतारका कम घना है, टकराइले उसी को ले ले चल जाएगा। अब मोटका से टकराएगा, टंड लगेगा, धाए से गिर जाएगा। तो वो क्या है? सघन है। पतारका क्या है? विरल है। और मोटका क्या है? सघन है। देख बाबू, तो पतारका मोटका समझ गए, सघन विरल। अब समझाते हैं क्रांतिक कोण क्या है। तो चलिए बाबू, अब आपको इसके लिए कुछ और भी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। देखिए देखो, अपवर्तन जानते हो? जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से आती है और दूसरे माध्यम में या तो लंब से दूर भाग जाती है या लंब की तरफ मुड़ती है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे हम लोग अपवर्तन की घटना बोलते हैं। किसकी घटना? अपवर्तन की घटना। तो चलिए, जब प्रकाश की किरण आया, टकराया, मान लेते हैं ये लंब से कहाँ गया? दूर गया। जाना चाहिए ये कैसे? एकदम सीधा, लेकिन थोड़ा लंब से क्या हुआ? दूर भागा। क्या भागा? दूर भागा। क्या भागा बाबू? दूर भागा। अब देखो, अब ये थोड़ा थोड़ा ऐसे नीचे आएगा, थोड़ा थोड़ा प्रकाश आया, ये थोड़ा और दूर भागेगा, थोड़ा और नीचे से प्रकाश आया, ये थोड़ा और ही दूर भागेगा, और थोड़ा और नीचे से अगर प्रकाश आ गया तो ये क्या होगा कि एक समय इसी पर आ जाएगा। तो इसी पर आ जाएगा तो यहाँ कितना डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री। कितना डिग्री बाबू? कितना डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री। अब देखो बाबू, यहाँ पर भी तो कोण बनेगा। तो यहाँ पर कोण याद करो, किससे दिखाते हैं? आई से। इसको क्या बोलते हैं? आपतन कोण। कौन कोण? आपतन कोण। आई नीचवाला को बोलते हैं अपवर्तन कोण। कौन कोण बाबू? अपवर्तन कोण। कौन कोण बाबू? अपवर्तन कोण। यही तो डिफिनीशन है। वह आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण कितना डिग्री हो जाए? 90 डिग्री, उसे क्या बोलते हैं? क्रांतिक कोण। क्लियर है? वह आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण कितना डिग्री हो जाता है? 90 डिग्री, उसे क्या बोलते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। सिंपल। वह आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण कितना डिग्री हो जाए? 90 डिग्री, उसे क्या बोलते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। क्लियर है बाबू? वही डेफिनेशन है। वह आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। इसका फॉर्मूला देखो बाबू, इसका फॉर्मूला होता है, क्रांतिक कोण को दिखाते हैं सी से। सी बराबर होता है साइन इनवर्स 1/n। n क्या है? अपवर्तनांक। आपका जब क्लासेस चल रहा था तो यही टॉपिक लास्ट में पढ़ाए होंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक। c बराबर साइन इनवर्स 1/n। c को कभी लिखता है बकलोलवा, बिहार बोर्ड है, कभी लिखेगा IC, कभी और ही पगला जाएगा तो लिख देगा क्या? थीटा c।
कोई दिक्कत? इस फॉर्मूला को हम लोग आगे भी बढ़ा सकते हैं। कैसे? ये इनवर्स है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन सी -1, इधर +1 मतलब साइन सी बराबर 1/n, 1 क्या बाबू n। अब बोलो ये कभी कभी क्या करता है, बी आर बोर्ड है ना, तो घुमाता रहता है, ये n को ऊपर और साइन सी को नीचे, तो n बराबर 1 क्या हो गया बाबू, अरे बोलना बकलोल, क्या हो गया, साइन सी हो गया। बात कुछ समझ में आया? सारा चीज आपको समझा दिए, सघन विरल भी समझाइए दिए। ये देखो ये आया, मान लो ऊपर विरल है और नीचे क्या है, सघन है, तो 2 को माध्यम हो गया। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आता है तो या तो लंब की तरफ मुड़ता है या लंब से दूर भागता है, तो उसे क्या बोलते हैं, अपवर्तन। अब देखो वह आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण कितना डिग्री हो जाए, 90 डिग्री, तो ये रहा आपतन कोण आई, इस पर अपवर्तन कोण कितना डिग्री हो गया है, देखो तो 90 डिग्री, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण। बात समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं कि इसके बाद क्या होगा। क्रांतिक कोण क्लियर हुआ। अब देखो इसमें कुछ नोट है, मान लेते हैं कुछ माध्यम है, अलग अलग माध्यम का अलग अलग क्या होता है बाबू, क्रांतिक कोण होता है। अलग अलग माध्यम का अलग अलग क्या होता है, क्रांतिक कोण होता है। तो देख बाबू, माध्यम वायु का क्रांतिक कोण कितना डिग्री, 90 डिग्री। पनिया का कितना होगा जी, 48 डिग्री। कितना डिग्री, 48 डिग्री। और हीरा का कितना होगा, 24 डिग्री। बाबू इसी पर ध्यान रखिएगा, हीरा का क्रांतिक कोण सबसे कम और अपवर्तनांक आपको चैप्टर में पढ़ाए होंगे, जब ऑफलाइन क्लासेस चल रहा था तो बताए होंगे, अपवर्तनांक क्या होता है, अधिक। हीरा का क्रांतिक कोण सबसे कम लेकिन अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, इसलिए हीरा क्या होता है, चमकीला होता है। हीरा क्या होता है बाबू, चमकीला। कोई पूछ दे हीरा चमकीला काहे होता है, तो तू धड़ाधड़ बता देना एकदम। तू जाकर मान लो तुम्हारा शादी ब्याह होगा, तो तू अपनी वाली को ले जाकर हीरा का अंगूठी देगा, तो देने से पहले पूछना हीरवा काहे इतना चमकता है, तबे तुमको पता चलेगा कि पढ़ल लिखल है। नहीं तो गुड़ गोबर चौपट आ जाएगी तो पता चलेगा सवेरे से बेलन से एकदम माथा पीट रही है और तू थोरिया बैठ कर मज रहा है, बकलोल कहीं का। देख इधर सिंपल बात है। तो हीरा का अगर पूछ दिया जाए हीरा चमकीला क्यों होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और उसका क्रांतिक कोण सबसे कम होता है, इसलिए हीरा क्या होता है, चमकीला होता है। क्या होता है, चमकीला होता है। चल बाबू अब देखो पढ़ना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसको बाबू ध्यान से, ये आज जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो इसमें से 3-4 क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। चलिए बाबू इसके लिए पहले जगह बनाते हैं हम लोग। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्या बाबू, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब देखो बाबू, अभी थोड़ी देर पहले एक फिगर बनाए थे, फिर से वो फिगर हुआ बनाते हैं, आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा बाबू। ध्यान से एकदम देखिएगा, ठीक है। देखो ऐसा ही कुछ फिगर बनाए थे, ठीक है। मान लेते हैं ऊपर सघन है मतलब मोटका है कोनो, यहाँ विरल है मतलब पतरका है, ठीक है। अब देखो सघन से प्रकाश विरल में आएगा तो क्या होगा, सघन से प्रकाश विरल में आएगा तो क्या होगा। जब एक चीज आपको बताया गया होगा, जब विरल से सघन में आता है तो लंब की तरफ मुड़ता है, और जब सघन से विरल में आता है तो लंब से दूर भागता है। तो सघन से प्रकाश आया विरल में, सघन से प्रकाश आया किस में, विरल में, तो इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ये थोड़ा सा दूर भागेगा। अब ये फिगर बनवाए थे बाबू, उसमें थोड़ा उल्टा हो गया था, ध्यान दीजिएगा। ऊपर विरल लिख दिए थे, जबकि ऊपर क्या होगा सघन, नीचे क्या होगा विरल। फिर ये आएगा इधर से, अब ये बताए थे, फिर ये दूर भागेगा बकलोलवा, फिर ये इधर से आएगा, फिर ये दूर भागेगा ऐसे, फिर ये इधर से आएगा, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। अब बताओ फिर एक बार और ही आ गया तो ये क्या होगा, इससे भी दूर भाग जाएगा। अब देखो काम घबराया, पहले ये ऊपर से नीचे आ रहा था, अब ऊपर से आ रहा, कह रहा बकलोलवा हम नीचे ना जाएंगे, ऊपरे रहेंगे। ये बकलोलवा अलगे दुनिया में कह रहा अब नीचे ना जाए हम, इतना बार हमरा के नीचे भेज दिलो, अब ना जाए हम नीचे, अब हम कहाँ जाएंगे, ऊपर। तो देखो जब तक ये नीचे आ रहा था तब तक क्या हो रहा था, अपवर्तन,
आज जैसे ही बकलोलवा भागा ऊपर तले क्या हो गया, परावर्तन। तले क्या हो गया, परावर्तन हो गया। क्या हो गया, परावर्तन हो गया। तो देख बाबू, जब तक ऊपर से सघन से विरल मतलब मोटका से पतारका की तरफ आएगा तब तक अपवर्तन। अब मोटका से आया मोटके में रह गया तो क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा। तो देख बाबू, सघन से विरल, देखो डिफिनीशन देखो, सघन से विरल में जाते हुए प्रकाश की किरणों का अगर आपतन कोण, आपतन कोण यही था बाबू, किससे दिखाते थे, आई से। आपतन कोण क्रांतिक कोण से क्या हो जाता है, अधिक। बाबू क्रांतिक कोण कितना डिग्री पर होता था, 90 डिग्री। तो ये वाला जस्ट इसके ऊपर वाला ये क्रांतिक कोण है, जिसको किससे दिखाते हैं, सी से। अब देखो इस सी से भी बड़का है ये आई। तो क्रांतिक कोण से अगर अधिक कोण हो गया तो अपवर्तन के जगह कहाँ भागेगा, परिवर्तन। देखो ये जब तक क्रांतिक कोण से कम है तब तक तो नीचवे रह रहा है, जैसे ही क्रांतिक कोण से प्रकाश जा रहा है तो 90 डिग्री का कोण बना रहा है, और जैसे ही क्रांतिक कोण से ज़्यादा पर आ रहा है तो ये 90 से ऊपर भाग जा रहा है। कहाँ भाग जा रहा है, 90 से ऊपर। वही लिखा हुआ है, सघन से विरल में जाते हुए प्रकाश की किरणों का अगर आपतन कोण क्रांतिक कोण से क्या हो जाए, अधिक हो जाता है तो अपवर्तन के स्थान पर क्या होने लगता है, परावर्तन होने लगता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। कोई दिक्कत, बात समझ में आया? बहुत पूछा है एग्जाम में बाबू, ध्यान से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बाबू। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का शर्त, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का शर्त। तो देख बाबू, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अब ये तो पढ़े हो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का पहला शर्त, प्रकाश सघन से कहाँ जाना चाहिए, सघन से विरल में जाना चाहिए। प्रकाश सघन से विरल में क्या होना चाहिए बाबू, जाना चाहिए। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, ये पहले ही पढ़े हो, प्रकाश सघन से कहाँ जाना चाहिए, विरल में जाना चाहिए। अब देखो, अब एक और ही शर्त है ये, तो अब ये तो पढ़े हो, आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए बाबू, अधिक होना चाहिए। यही तो दुगो पढ़े हो, प्रकाश सघन से विरल में जाना चाहिए और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। सिंपल भाषा में समझ लो, प्रकाश मोटका से पतारका की तरफ जाना चाहिए और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। चल बाबू आगे बढ़ते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण, हीरा का चमकना। देख बाबू, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही हीरा चमकता है। हीरा का अपवर्तनांक देखो, 3 को इसका आंसर है। अपवर्तनांक सबसे अधिक, क्रांतिक कोण सबसे कम, और इसमें क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होगा। तो देखो हीरा में, हीरा का अपवर्तनांक अधिक होता है, क्रांतिक कोण कम होता है, इसलिए हीरवा में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, इसलिए हीरा क्या होता है, चमकता है। इसलिए हीरा क्या होता है, चमकता है। बात समझ में आया? क्लियर है? इसका मतलब समझ रहे हो, हीरा के अंदर एक बार अगर प्रकाश गया तो उसी में टकराते रहेगा, परावर्तन करते रहेगा, इतना ना परावर्तन करेगा कि वो लगेगा चमकने। क्लियर है? मान लो ये क्लासरूम है, जिस रूम में तुम बैठे हो, मोबाइल पर देख रहे हो ये वीडियो, अगर उस मोबाइल में एक प्रकाश छोड़ दिया जाए और वो टकराते रहे टकराते रहे टकराते रहे, कहीं बाहर ना निकले, तो तुम्हारा रूम वो क्या होगा, हीरा की तरह चमकने लगेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, रूम से कहीं ना कहीं प्रकाश निकल जाता है, उसका बार बार परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जब बार बार परिवर्तन होने लगे तो वो लगेगा क्या होने बाबू, चमकने लगेगा। क्लियर है? चलिए, जल के बुलबुले का चमकना, जल भी चमकता है, जल का बुलबुला भी देखना अलग अलग रंग का दिखता है, चमकता है, शाइनिंग करता है। इसका मतलब क्या है, उस हीरा में भी क्या हो रहा है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो रहा है, इसलिए चमक रहा है। अब देखो, रेगिस्तान में जल का भ्रम, रेगिस्तान में जल के भ्रम को बोलते हैं मरीचिका। क्या बोलते हैं, मरीचिका बोलते हैं। रेगिस्तान में क्या होता है कि मान लो कोई जानवर है, वो दूर से रेगिस्तान में अगर दूर पर है, अगर देखता है ना बालू के ऊपर, तो बलुआ चमकता है। तो बलुआ चमकता है तो उसको लगता है कि अरे आगे पानी है। अब वो जानवर दौड़ले दौड़ले जाता है कि पानी मिलेगा, प्यास लगा है, लेकिन वहाँ जाता है, जा
पानी है नहीं है। फिर वो देखता है तो आगे फिर रेगिस्तान है, बालू है, फिर वो चमकता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। फिर वो दौड़ता है, फिर दौड़ा 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 गया, पानी है नहीं है। फिर देखा, फिर आगे देखता है अरे फिर चमक रहा है, फिर दौड़ने दौड़ने गया। ऐसे बेचारा वो दौड़ते दौड़ते जिंदगी और मौत का जंग हार जाता है और इस तरह उसका डेथ हो जाता है। बताओ कितना दर्दनाक डेथ होता है। तुमको अगर रेगिस्तान में दौड़ाया जाए पानी के लिए, समझ सकते हो कितना दर्दनाक डेथ होता है, केवल किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। और इस रेगिस्तान में ही ये होता है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? घटना को मरीचिका। तुम लोग जैसे एकदम गर्मी के दिन में मई जून में एकदम नेशनल हाईवे पर साइकिल चलाओ, नेशनल हाईवे भी देखना चमकता है थोड़ा थोड़ा, क्यों? क्योंकि वहाँ पर भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, वो भी चमकने लगता है। क्लियर है? बात समझ में आया? तुमको अपनी वाले को अगर गौर करना है, तुम्हारी अपनी वाले को गौर करना है तो ये फेयर लवली बिको टर्मरिक लगाने का कोई फायदा नहीं है। उसके चेहरे पर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन करा दो, वो जहाँ जाएगी एकदम बॉले का काम करेगी, एकदम तू बॉल लेकर घूमेगा एकदम। चल बाबू इधर देख। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रकाशीय तंतु। अब देखो प्रकाशीय तंतु के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा ध्यान से देखना बाबू। प्रकाशीय तंतु क्या है? ये करता क्या है? प्रकाश को एक स्थान से, प्रकाश को कौन स्थान से बाबू? एक स्थान से प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। यह एक ऐसा युक्ति है जो ऊर्जा में बहुत कम हानि करके, ऊर्जा में बहुत कम हानि करके प्रकाश को एक स्थान से कहाँ लेकर चला जाता है? दूसरे स्थान तक। इसे क्या बोलते हैं? प्रकाशीय तंतु। ऊर्जा में लेकिन कम हानि करेगा और प्रकाश को एक जगह से कहाँ लेकर जाएगा? दूसरे जगह। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाशीय तंतु। यह एक ऐसा युक्ति है जो ऊर्जा में कम हानि करके प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। सिंपल। जैसे मान लो, तुम समझ लो, हानि करके मान लो तुमको बोला जाए कि तुम अपनी बहन को मायके छोड़ आओ, उसके मायके नहीं, उसके ससुराली छोड़ आओ, तब तुम कहेगा नहीं जाएंगे। ये वो पूरा 10 तरह का ड्रामा लगाएगा, 10 तरह का ड्रामा लगाएगा। तुमको बोल दिया जाए कि अगर ससुराल में तुम्हारी बहन है, जाओ बुला कर लाओ, तो जल्दी तू जाइए नहीं करेगा, कहेगा छोटका भाई को भेज दो। घर वाला कहे जाओ अपनी वाली को बुला कर लाओ, तो दौड़ले चला जाएगा। तो मोटरसाइकिल स्टार्ट, दौड़ले चला जाएगा। तो ऊर्जा में कम हानि, कहेगा अरे कुछ हानि नहीं, हम चलेंगे जाएंगे और उसको लेकर आएंगे। तो उसे क्या बोलते हैं? प्रकाशीय तंतु। प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है बाबू? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब देखते हैं बाबू इसका कुछ उपयोग है, ध्यान से देखेंगे बाबू। चलिए इसका उपयोग है बाबू। उपयोग क्या है देख बाबू। पहले का उपयोग 5G नेटवर्क, 5G 4G दोनों नेटवर्क में इसका उपयोग होता है। 5G 4G दोनों नेटवर्क में इसका उपयोग होता है। ठीक है बाबू। अब देखो तुम लोग जिस मोबाइलवा से क्लासवा कर रहा है, एकदम मोबाइलवा दिन रात एकदम चलेले रहता है, रातवा में बतीले रहता है, तो वो सब किससे बतियाता रहता है? 4G आया तो तुम लोग एकदम दिन रात इंटरनेट चलाने लगा, कॉलिंग फ्री हो गया, इंटरनेट चलने लगा। ये सब किसके कारण चलता है? प्रकाशीय तंतु के कारण। 4G 5G नेटवर्क में इसका उपयोग होता है। अगर ये नहीं रहे तो 4G 5G चलबे नहीं करेगा, तो फिर कोई भी तुम क्लास मेरा देखबे नहीं करेगा बढ़िया से। चल बाबू, डॉक्टर द्वारा एंडोस्कोप में उपयोग। देखो किसी किसी को पेट में बीमारी होता है, क्या होता है? पेट में बीमारी होता है, तो कुछ लोग कहता है जाओ अल्ट्रासाउंड कराओ। अल्ट्रासाउंड कराओगे, उसमें अगर कुछ नहीं निकला तो डॉक्टर उसके बाद क्या कराता है? एंडोस्कोप कराता है। एंडोस्कोप। और ये एंडोस्कोप एक तरह का प्रक्रिया है। इसके लिए एक मशीन, एक पाइप होता है, एंडोस्कोपिक पाइप होता है। और ये पाइप हुआ बना होता है किससे? प्रकाशीय तंतु से। वो डॉक्टर जब अल्ट्रासाउंड से तुम्हारे पेट में कुछ नहीं निकलेगा तो तुमको डॉक्टर बेहोश करेगा। क्या करेगा? बेहोश करेगा। और बेहोश कर कर और वो तुम्हारे अंदर इतना बड़ा जलता हुआ पाइप अंदर डालेगा। उसमें जलता हुआ पाइप कैमरा फिट होता है, अंदर जाएगा, वो स्क्रीन पर देखेगा क्या क्या प्रॉब्लम है, तो उसको बोलते हैं एंडोस्कोप। डॉक्टर द्वारा होता है। तुम लोग दिवाली वाली में देखोगे बहुत तरह का लाइट आता है, इसे रेसा रेसा निकला रहता है, एक बॉलवा जड़ता है, पूरा रेसवा चमकने लगता है। वो सब क्या है? वो सब प्रकाशीय तंतु है। क्लियर है बाबू? आज के लिए यही क्लास ओवर होता है। आगे का क्लास हम लोग कल करेंगे। बाय 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 बाय।